लो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ को ग्रैंड एल्डर ने एक स्पेस रिंग दी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस थी और उन्होंने शी हाउ से कहा था कि आगे के सफ़र में ये तुम्हारी स्पेस रिंग मदद करेगी। वहीं पे शी हाउ आंट किंग, जिसे हम अब लिटिल किंग कहेंगे, उसे लेके निकल चुका था नॉर्थ सी के स्टोन फॉरेस्ट की ओर, जहां पे शी हाउ को मिलने वाला है अनडाइंग इमॉर्टल स्क्रिप्चर। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। और मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रूथलेस एम्परस को दिखाया जाता है, जो कि अकेले एक वीरान सी जगह पे खड़ी होती है और उसके सामने एक पावरफुल पर्पल बीस्ट मौजूद होता है, जो कि रूथलेस एम्परस से कहता है कि तुम्हारे सारे ही साथी मर चुके हैं, मगर फिर भी तुम यहाँ पे खड़ी हो और तुम पास्ट के उस कल्टीवेटर के ट्रेसेस को ढूंढ रही हो, जिससे तुम उम्मीद लगा के बैठी हो कि अगर तुम उसे अवेक कर दोगी तो वो तुम्हारे ही साथ खड़े होकर के इस जंग को आगे बढ़ाएगा। वहीं पे रूथलेस एम्परस के स्पीयर से ब्लड निकल रहा होता है, मगर तभी वो अपने हाथ में एनर्जी को जनरेट करती है और तुरंत उस एनर्जी को जैसे ही आगे की तरफ भेजती है, वो एनर्जी तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक स्पेस शिप में, जो कि उस जाइंट स्पेसशिप को देख करके रूथलेस एम्परस तुरंत ही उस स्पेसशिप पे सवार हो जाती है और अपनी पावर को अनलिश करके उसे आगे की तरफ बढ़ाने लगती है। ये देख करके वो पर्पल मॉन्स्टर भड़क जाता है और रूथलेस एम्परस का पीछा करने लगता है, मगर उसकी शिप की रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसके सारे ही फॉग को काटते हुए बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते जा रही होती है। जहाँ पे रूथलेस एम्परस कहती है कि मेरे सारे ही साथियों में सिर्फ इकलौती मैं ही बची हूँ जिसे इस जंग को आगे बढ़ाना होगा। ये कहने के साथ वो अपने सफर को कंटिन्यू रखती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें शी हाउ को दिखाया जाता है, जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है एक अननोन सी वाटर शिप के अंदर बैठ के। यहाँ पे शी हाउ इस वाटर शिप का इस्तेमाल करके नॉर्थ सी को क्रॉस करके स्टोन फॉरेस्ट की ओर बढ़ रहा होता है, मगर तभी शी हाउ के दिमाग में आंट लॉर्ड की बात ट्रिगर करती है, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि अगर एक दिन ऐसा हो कि पूरा हेवन साइलेंट हो जाए और इस पूरे बड़े से ब्रह्मांड के अंदर जितने भी वर्ल्ड हैं वो सब के सब चुप हो जाएं और तुम्हें एक ऐसे सफ़र पे चलना पड़े जहाँ पे सिर्फ तुम ही बचे हो, तो क्या फिर तुम उस सफ़र पे अकेले चलोगे? अब ये सारी ही बातें याद करके शी हाउ अपने कल्टीवेशन पे फोकस नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए वो तुरंत अपनी कल्टीवेशन से उठना सही समझता है। तभी शी हाउ जैसे ही अपनी कल्टीवेशन से उठता है, लिटिल किंग शी हाउ से कहता है कि ब्रदर शी हाउ, आखिर ये बीस्ट कैसा है जिसके पास प्रीवियस एरा की टेरिफाइंग ऑरा मौजूद है? तो क्या हमें इस तरीके के बीस्ट पे ट्रस्ट करना चाहिए और इसके ऊपर बैठ के यहाँ पे सफ़र करना चाहिए? तभी शी हाउ मुस्कुराते हुए कहता है कि ये कोई बीस्ट नहीं बल्कि ये एक शिप है जो कि हमारी मदद कर रही है नॉर्थ सी के अंदर ट्रैवल करने में, जो कि हमारी डेस्टिनेशन तक ये हमें पहुंचाएगी, यानी कि स्टोन फॉरेस्ट के छोर पे। तभी शी हाउ कहता है कि लिटिल किंग, क्या तुमने ऐसी शिप के बारे में कभी सुना नहीं है क्या? अभी वहां पे लिटिल किंग कहता है कि खामोश हो जाओ, तुम यहाँ पे किंग से क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पे सिर्फ इस किंग के क्वेश्चन का आंसर देना है। वैसे शी हाउ, तुमने क्या और भी ऐसी शिप को देखा है? तभी शी हाउ कहता है कि हाँ, मैंने कई सारी ऐसी वाटर शिप और स्पेस शिप को देखा है। कई तो बोन से बनी होती हैं और वो शिप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं, जिसे डिस्ट्रॉय कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब ये सारी ही बात लिटिल किंग के लिए बिल्कुल अननोन और नई होती है, इसलिए वो बड़े ही ध्यान से शी हाउ की बात सुनता है। तभी वहाँ पे शी हाउ नीचे बैठ करके उस शिप को टच करते हुए कहता है कि इस शिप को टच करके मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि
ये काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है मुझसे और मैं शायद इसके डिज़ाइन को पहले भी देख चुका हूँ कहीं पे। ये कहने के साथ शी हाउ उसे और गौर से देखने लगता है, जहाँ पे शी हाउ के माइंड में एक बात ट्रिगर करती है उसके बचपन की एक छोटी सी याद, जहाँ पे शी हाउ बचपन में ऐसी ही मिस्टीरियस सी शिप पे सवार होकर के अपनी डेस्टिनेशन को कंप्लीट कर रहा था। मगर शी हाउ यहाँ पे कंफर्म नहीं होता है कि आखिर ये शिप वही है या फिर कोई और। मगर तभी वहाँ पे लिटिल किंग देखता है कि इस शिप के चारों ही तरफ ब्लड निकल रहे हैं, जिसे देख करके वो चौंकते हुए कहता है कि शी हाउ, क्या ये शिप इंजर्ड हो गई है? इसके अंदर से तो ब्लड निकल रहा है। ये कहने के साथ वो एकदम घबरा जाता है और उसे अभी भी ये लग रहा होता है कि ये शिप एक मॉन्स्टर है जो कि इंजर्ड हो चुका है। तभी शी हाउ की भी नज़र उन सारे ही ब्लड्स पे पड़ती है। तभी शी हाउ ज़मीन से अपने हाथ को उठाता है, मगर सडन उसके हाथ में ब्लड एकदम चिपक जाता है, जो कि बिल्कुल एक चिपचिपे पदार्थ की तरह होता है। तभी शी हाउ पीछे हटते हुए खुद को सेव करता है। तभी लिटिल किंग भी तुरंत भागते हुए शी हाउ के कंधे पे आके बैठ जाता है। तभी शी हाउ कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता है, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे ही साथ ऐसी दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, क्योंकि लिए बाकी लोग भी तो ट्रैवल करते हैं और वो लोग सेफली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। भी शी हाउ कहता है कि कहीं ये शिप वो पेपर बोट मॉन्स्टर तो नहीं है जो कि एक छलावा बना करके पिछली बार मेरे ऊपर अटैक किया था। मगर तभी शी हाउ कहता है कि नहीं नहीं, इस चीज़ को देख करके मैं साफ कह सकता हूँ कि ये कुछ और है। ये कहने के साथ शी हाउ के जो हाथ में ब्लड लगा था उसे शी हाउ अपनी फायर से हटाने की कोशिश करता है, मगर तभी सडन उस ब्लड के अंदर से थोड़ी सी स्मेल आती है, जिसे स्मेल करके लिटिल किंग कहता है कि ये स्मेल तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, जैसे कि इसके अंदर से मेरी फूड की खुशबू आ रही है। तभी शी हाउ कहता है कि इस ब्लड के चारों ही तरफ पॉइजन मौजूद है और अगर तुम इतने ही ज़्यादा हंग्री हो तो इसे टेस्ट क्यों नहीं करते हो। तभी वहाँ पे लिटिल किंग कहता है कि तुम ज़्यादा ही बोलने लगे हो। तभी शी हाउ कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ कैरी कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये सारी ही प्रॉब्लम मेरे ऊपर सवार हो रही हैं। मगर आखिर वो क्या चीज़ है जो कि मेरे पास मौजूद है जिसकी वजह से ये सारी ही मुसीबत मेरे सर चढ़ चुकी हैं। मगर तभी लिटिल किंग कहता है कि इसके अंदर से तो मुझे सच में मेरे खाने की खुशबू आ रही है, इसलिए क्यों ना इस मिस्टीरियस से ब्लड को मैं स्टोर कर लूं। ये कहने के साथ वो शी हाउ के कंधे से नीचे उतरता है। तभी शी हाउ कहता है कि आखिर लिटिल किंग तुम करना क्या चाहते हो। तभी लिटिल किंग बहुत ही एटीट्यूड में अपने राइट हैंड को ऊपर करता है और चुटकी बजा के अपनी पावर को अनलिश करता है और तुरंत ही वहाँ पे अपने मिस्टीरियस से फर्नेस को बाहर निकालता है, जिसके अंदर वो काफ़ी भारी मात्रा में उस शिप के अंदर मौजूद ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगता है। साथ में उसने शी हाउ के हाथ में जो थोड़ी सी ब्लड ड्रॉप होती है उसे भी शी हाउ के हाथ से लेकर के अपने फर्नेस के अंदर डालने लगता है। अब ये देख करके शी हाउ कहता है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा हंगरी नज़र आ रहा है। मगर यहाँ पे लिटिल किंग की टेक्निक को देख करके शी हाउ कहता है कि ये तो यहाँ पे स्काई हॉर्न आंट क्लैन की डिवाइन स्टोरेज टेक्निक को कास्ट कर रहा है। यकीनन ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। मगर तभी वहाँ पे लिटिल किंग को हम देखते हैं जो कि अपनी हैंड साइन बना करके अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और तुरंत ही वहाँ पे अपनी इमॉर्टल फ्लेम को अपने मुंह से बाहर निकालता है और सीधा ही यहाँ पे उस फर्नेस के अंदर मौजूद सारे ही ब्लड के ऊपर जितना भी पॉइजन लगा था उसे वो रिफाइन करके बाहर फेंक देता है और एक ब्लड ड्रॉप को सीधा ही बाहर ला के रख देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पॉइजन का फॉग आसमान में जा करके सीधा ही काउंटर अटैक शी हाउ के ऊपर करने आ रहा होता है। अब ये देख करके शी हाउ तुरंत ही अलर्ट हो जाता है और अपने पाम को आगे करके स्पिरिचुअल बैरियर अपने चारों ही तरफ बना लेता है, जहाँ पे वो पॉइजन सीधे ही आकर के शी हाउ से टकरा करके उसकी बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करता है। मगर तभी हम देखते हैं कि लिटिल किंग भी शी हाउ के पास आ चुका था। शी हाउ अपनी थंडर से उस पॉइजन को पूरी ही तरीके से इरेज कर देता है, मगर तभी थोड़ा सा पॉइजन वो उड़ते हुए सीधा ही लिटिल किंग के अंटीने पे जा करके चिपक जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लिटिल किंग को तकलीफ होने लगती है और वो तुरंत शी हाउ के कंधे पे ही नीचे बैठ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पे पॉइजन से इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। ये कहने के साथ वो उल्टी की तरह रिएक्ट करने लगता है। तभी शी हाउ कहता है कि लिटिल किंग खबरदार, मेरे कंधे पे तुम वॉमिट मत करना,
तभी ये सुन करके लिटिल किंग तुरंत एक्टिव हो जाता है और गुस्साते हुए शी हाओ से कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास करते हो। ये कहने के साथ वो खांस रहा होता है, मगर यहाँ पे शी हाओ उसे छेड़ रहा होता है। मगर तभी लिटिल किंग गुस्से में उठता है और एक पंच शी हाओ को उड़ते हुए दे मारता है, मगर शी हाओ उसके अटैक को डॉज कर देता है। तभी लिटिल किंग वापस से शी हाओ के कंधे पे आकर के बैठ जाता है। तभी वहाँ पे शी हाओ लिटिल किंग से कहता है कि इस ब्लड को जो तुमने स्टोर करके रिफाइन किया है अपने फर्नेस के अंदर, इसके ऊपर किसी इमॉर्टल लेवल के बीइंग ने इसे कर्ज किया था। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पॉइजन था जो कि अभी तक इस ब्लड के अंदर मौजूद था। तभी वो ब्लड ड्रॉप आसमान में आके फ्लोट करने लगता है, जिसे देख करके लिटिल किंग कहता है कि इस ब्लड के अंदर इसकी वाइटलिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, मगर इसकी स्पिरिचुअल एसेंस अभी भी मौजूद है। इससे हम इस ब्लड की थोड़ी बहुत जानकारी निकाल सकते हैं। अब ये सुनकर के शी हाओ तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करके सीधा ही उस थोड़ी सी ब्लड ड्रॉप को अपनी तरफ खींचता है, और जैसे ही वो ब्लड ड्रॉप शी हाओ के पाम के ऊपर आती है, शी हाओ उसे सेंस करके कहता है कि इस ब्लड के अंदर मैं साफ साफ महसूस कर पा रहा हूँ कि इसके अंदर एंशिएंट टाइम की मेमोरीज मौजूद हैं, मगर ये मेमोरी किसकी है इसके बारे में मुझे नहीं पता है। ये हमारे किसी अपने की है या फिर आउटसाइड वर्ल्ड के हमारे एनिमी की मेमोरी है। अब ये सुनकर के लिटिल किंग कहता है कि अब इसे देख करके ही पता चलेगा ना ये किसकी है। तभी शी हाओ के कान में एक घंटी बजती है और वहाँ पे शी हाओ सडन उस ब्लड को बहुत ही गौर से देखने लगता है, और देखते ही देखते शी हाओ के सामने एक विजन अपीयर होता है, जहाँ पे शी हाओ देखता है कि एक जाइंट सा पोर्टल अपीयर होता है, जिसके अंदर से एक जाइंट सा स्पीयर निकलता है और सीधा ही जा करके एक बीस्ट को हिट करता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट वहीं पे मारा जाता है। सिर्फ इतनी सी ही मेमोरी शी हाओ को नजर आती है, मगर उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये किसकी मेमोरी थी, और वो ब्लड ड्रॉप भी वहाँ पे रेज हो जाता है। तभी वहाँ पे लिटिल किंग कहता है कि क्या हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि सामने का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका था और अंधेरे से रोशनी अपीयर हो जाती है। जहाँ पे लिटिल किंग कहता है कि फाइनली मैं अपने अनडाइंग इमॉर्टल स्क्रिप्चर के करीब पहुंच चुका हूँ। इमॉर्टल स्क्रिप्चर, मेरा इंतजार करो, ये किंग तुम्हें हासिल करने के लिए आ रहा है। ये कहते हुए वो एकदम खुश हो जाता है, मगर तभी शी हाओ आसपास के एटमॉस्फेयर को देख के कहता है कि ये नॉर्थ सी स्टोन फॉरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग ज़रूर इस शिप की वजह से कहीं और आ चुके हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के सामने एक जाइंट सा थंडर सैंड टोर्नेडो मौजूद होता है। अब इतनी सारी धूल वहाँ उड़ने लगती है, जिसकी वजह से लिटिल किंग अपनी आँख के पास से सारी ही धूल को हटाते हुए अपनी आँख को खोलता है और चिल्लाते हुए शी हाओ से कहता है कि बेवकूफ़ कहीं के, तुम हमें कहाँ लेके आ गए हो। हमारे सामने जो मौजूद है वो असल में सैंड ऑफ टाइम टोर्नेडो है, इससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलो। अगर हम लोग इसके चपेट में आ गए, या तो हम लोग बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएंगे या फिर हम मारे जाएंगे। अब ये सुन करके बेचारा शी हाओ भी घबरा जाता है और वो तुरंत अपनी शिप के किनारे आकर के उस सैंड ऑफ टाइम को देखने लगता है, जहाँ पे अब वो शिप भी उस सैंड ऑफ टाइम के अंदर खींचे जा रही होती है। इसलिए शी हाओ अपनी विलो लीफ को समन करके सामने मौजूद एक चट्टान के ऊपर अपनी विलो लीफ को उस पे लपेट देता है और उससे अपनी शिप को बांध देता है। तभी उसकी शिप यहाँ पे स्टेबल हो जाती है, मगर यहाँ पे शी हाओ तुरंत ही लिटिल किंग से कहता है कि मुझे यहाँ पे लगता है कि ये सब कुछ स्काई हॉर्न आंट की ब्लड लाइन की वजह से ही ट्रिगर हुआ है। फिर तभी वो लोग उस टोर्नेडो के इतने करीब आ चुके थे, बेचारा लिटिल किंग उस टोर्नेडो के अंदर खींचा जा रहा होता है। शी हाओ तुरंत अपने हाथ से उसे पकड़ के वापस अपने कंधे पे रखता है। तभी वहाँ पे लिटिल किंग गुस्से में शी हाओ से कहता है कि बेवकूफ कहीं के, तुमने मुझसे कहा था कि ये शिप पूरी तरीके से सेफ है और कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा और हमारी डेस्टिनी तक ये हमें पहुंचा देगी, मगर तुम एक नंबर के डिजास्टर हो। तुम तो एक तो मेरे से मुझे लेके आए हो और मुझे लगता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, और यहाँ पे तुम बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो। ज़रूर तुम्हारे पास कोई फॉरबिडन आइटम होगा जिसकी वजह से ये सैंड ऑफ टाइम ट्रिगर हो गया है और हमें अपनी ओर खींच रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे टर्बुलेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से शी हाओ की शिप बहुत ही बुरी तरीके से शेक करने लगती है। तभी वहाँ पे शी हाओ अपनी शिप को स्टेबल करता है और कहता है कि मेरे पास कोई भी फॉरबिडन आइटम तो नहीं है,
मगर जितने मेरे पास मौजूद हैं शायद उनमें से कुछ हो। मगर तभी आसमान में थंडर अपीयर होती है जो कि सीधा शी हाओ के ऊपर गिरने वाली होती है। शी हाओ तुरंत वहाँ पे थंडर एम्परर का आर्मर पहन लेता है, जिसकी वजह से शी हाओ यहाँ पे तो सेफ हो चुका था। मगर जैसे ही वो गोल्डन थंडर आसमान से नीचे गिरती है, शी हाओ को हिट करती है, मगर शी हाओ तो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। मगर बेचारा यहाँ पे लिटिल किंग उस थंडर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही खतरनाक झटके लगने लगते हैं थंडर के, और वो चिल्लाते हुए बेचारा सीधा ही शी हाओ के कंधे पे गिर जाता है और गुस्से में उठते हुए कहता है कि शी हाओ के बच्चे, तेरे पास इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि इस किंग को भी तू प्रोटेक्ट कर ले। तूने अपने आर्मर को पहन करके इस थंडर से खुद को सेव कर लिया, मगर मेरा क्या, मेरे ऊपर तो थंडर गिर गई ना। अब जल्दी से अपने सारे ही फॉरबिडन आइटम को बाहर निकालो और हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो, वरना तेरी खैर नहीं। तभी शी हाओ अपने पास से सबसे पहले अपनी डिवाइन बोन को बाहर निकालता है, मगर यहाँ पे शी हाओ कहता है कि आखिर मेरे पास ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये सैंड ऑफ टाइम हमें खींच रहा है। जहाँ पे शी हाओ बारी बारी करके अपने सारे ही ट्रेजर्स को बाहर निकालने लगता है। अब इतने सारे ट्रेजर्स को निकालता हुआ देख करके वहाँ पे लिटिल किंग कहता है कि शी हाओ के बच्चे, तू इतना सारा कचरा अपने साथ लेके कैरी करता है, तू एक नंबर का बेवकूफ़ है। तुझे मेरी तरह इस किंग की तरह रहना चाहिए जो कि सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के दम पे जिंदा रहता है, ना कि इन सारे फिजूल के ट्रेजर्स के दम पे। ये कहने के साथ वो वहाँ पे भड़क जाता है और अपनी पावर को अनलिश करके वहाँ पे कई सारे स्पिरिचुअल पंच सैंड ऑफ टाइम टोर्नेडो के ऊपर मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से शिप का बैलेंस सडन बिगड़ जाता है। शी हाओ चिल्लाता रहता है कि शांत हो जाओ, मगर यहाँ पे लिटिल किंग एकदम पगला चुका था। यहाँ पे बेचारा शी हाओ देखता है कि उसकी विलो लीफ धीरे धीरे करके टूट रही है और उसकी पकड़ उस चट्टान से छूट रही है, जिसकी वजह से सडन यहाँ पे शी हाओ की सारी विलो लीफ टूट जाती हैं और बहुत ही तेजी से शी हाओ सीधा ही उस सैंड ऑफ टाइम के टोर्नेडो के अंदर खींचा जा रहा होता है। अब ये देख करके लिटिल किंग कहता है, यार अब बस बहुत हो गया, मैं बहुत यहाँ पे खड़े होकर के इस सैंड ऑफ टाइम को देख चुका हूँ, अब मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करके सीधा ही उड़ते हुए सैंड ऑफ टाइम टोर्नेडो के करीब जाने लगता है। उसे जाता हुआ देख के शी हाओ चिल्लाते हुए कहता है कि इतने भी ज्यादा उत्तेजित मत बनो, पीछे आओ, क्या कर रहे हो तुम। मगर यहाँ पे लिटिल किंग एकदम पागलों की तरह मल्टीपल स्पिरिचुअल अटैक को समन करता है और सीधे ही जाकर के सैंड ऑफ टाइम के एकदम ऊपर एक काफ़ी बड़ा पंच दे मारता है, जिसकी वजह से आसमान में काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और लिटिल किंग छटक करके पीछे आता है। मगर फिर भी लिटिल किंग यहाँ पे बाज नहीं आता है, वो मल्टीपल स्पिरिचुअल अटैक फिर से समन करता है और कई सारे स्पिरिचुअल पंचेस की बरसात लगातार वो अपने छोटे छोटे हाथों से करना स्टार्ट कर देता है अपने सामने मौजूद उस सैंड ऑफ टाइम के टोर्नेडो के ऊपर। मगर फिर भी यहाँ पे रिजल्ट सेम होता है। यहाँ पे लिटिल किंग कितना भी अटैक कर देता, वो सिर्फ यहाँ पे थक रहा होता है, मगर उस टोर्नेडो का वो बाल भी बाका नहीं कर पाता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि लिटिल किंग अपनी पूरी एनर्जी लगा करके फाइनल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आसमान में एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और लिटिल किंग छटकते हुए नीचे की तरफ गिर रहा होता है। ये देख करके शी हाओ तुरंत जा करके लिटिल किंग को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ता है। तभी लिटिल किंग जो कि एकदम थक चुका था, वो अपने आप को सेफ पा करके शी हाओ से कहता है कि ब्रदर शी हाओ, तुम इतने बुरे भी नहीं हो। ये कहने के साथ उसकी आंखें बंद होने लगती है और वो धीरे धीरे करके वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी शी हाओ आसपास के एटमॉस्फेयर को फिर से देखने लगता है। यहाँ पे शी हाओ का ध्यान अपने सामने मौजूद सैंड ऑफ टाइम टोर्नेडो के ऊपर होता है, मगर उसकी शिप के अंदर से वो सारे ही ब्लड फिर से ट्रिगर हो जाते हैं और पीछे से सरप्राइज अटैक शी हाओ के ऊपर करने वाले होते हैं। मगर शी हाओ इस चीज़ को सेंस कर लेता है और पलट करके अपने सारे ही इमॉर्टल स्क्रिप्चर्स को बाहर निकालता है, जो कि उसके चारों ही तरफ आकर के उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। जहाँ पे वो ब्लड शी हाओ को इस टोर्नेडो के अंदर ढकेलने की कोशिश कर रहा था, मगर शी हाओ यहाँ पे अपने डिवाइन गोल्डन थंडर का इस्तेमाल करके उस ब्लड के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से मल्टीपल थंडर्स सीधा ही उस ब्लड के ऊपर गिरने लगती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो ब्लड
एक ही बार में पूरी ही तरीके से इरेज हो जाता है। मगर यहाँ पे शी हाउ एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि यानी कि इन सारी ही मुसीबत की जड़ ये शिप है। यहाँ पे शी हाउ का ये कहना ही था, पीछे जो टोर्नेडो होता है उसकी पावर अब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो और भी तेज़ी से आसपास की चीज़ों को बहुत ही तेज़ी से अपने अंदर खींचना स्टार्ट कर देता है। शी हाउ तो कोशिश करता है खुद को स्टेबल करने की, मगर वो भी इसके अंदर खींचा चला जाता है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी 3 के लाइक 1 के कमेंट को कंप्लीट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।